हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हमारे पास m इज इक्वल टू एम नोट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कुछ इक्वेशन करके पढ़ा था। वो इक्वेशन क्या थी याद करो। वो इक्वेशन याद करो। इक्वेशन क्या थी? वो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी थी ना। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास रिवाइज कर लेते हैं उसको। m इज इक्वल टू एम नोट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में क्या क्या था। तो उससे पहले किसी को इंट्रोडक्शन कराना है हमारे पास। किसका? चिंकी का, जो मैंने कल भी बताया था आप सबको। तो चिंकी क्या है? चिंकी कौन है? आई एम योर लेक्चर मेट, जो आपको लेक्चर से क्या बता रही थी, कल भी डाउट सोल्व कर रही थी। उसको जहाँ भी डाउट होगा वो मुझे टोक दिया करेगी, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा वो बताएगी, जहाँ वो बोल लगेगा तो वो मुझे बताएगी। ये बिल्कुल आप ही की तरह है। ये पढ़ने में जल्दी जल्दी बोर हो जाती है। अगर ये बोलेगी सर थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ, यहाँ से समझ में आ रहा है, तो ये स्पीड में भी चलेगी। नहीं, जैसा आप सोचोगे बिल्कुल सेम ही वैसे ही सोचेगी। आपकी साइड है, मेरी साइड नहीं है, ये बिल्कुल आपकी साइड ही है। तो चिंकी स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। तो चिंकी ने कंफर्मेशन दे दिया कि आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारे पास। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज जल्दी से। एम इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? एम नोट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता था? ये एम नोट हमारे पास रेस्ट मास था, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, इस वजह से वीडियो पोस्ट करके दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है। अभी आपको पता है क्या हुआ? मैंने पूरा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्ड करने के बाद उसमें, तो उसकी वजह से पूरा लेक्चर डिलीट हो गया, कुछ ग्लिच हो गया। मुझे अभी पूरा लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैंने 1 घंटे में दोबारा बेकार गया। कोई नहीं, फिर भी करते हैं। अब थोड़ा और भी स्पीड में होगा, क्योंकि अब 2 बार मेरा रिवीजन हो चुका है खुद का, तो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वट एवर बी हैपन्स फॉर गुड। तो m इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस पर क्या बोला था कि हमारे पास जो ये कौन सा था? डायनेमिक मास। और ये क्या था हमारे पास? रेस्ट मास। तो डायनेमिक मास क्या होता है? स्पीड बढ़ने पर क्या होता है? मास हमारे पास बढ़ जाता है। तो ये किसने बताया था हमारे पास? आइंस्टीन सर की इक्वेशन ऑफ, आइंस्टीन सर की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइव किया था। इसका देखते हैं कुछ यूजेस यानी कि एप्लीकेशन क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? इसको क्वेश्चन को करने से पहले इसका पहले एक टॉपिक बचा हुआ था हमारे पास, वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन वो देख लेते हैं हमारे पास। वेरिफिकेशन में क्या है हमारे पास? इसको पढ़ने से पहले ये सोचो, जो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, ब्यूचरर। ब्यूचरर ने क्या काम किया था? ई बाय एम का रेशो चेक किया। ई बाय एम का रेशो उन्होंने निकाला, तो उन्होंने देखा कि फास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहे थे, उसके लिए हमारे पास ये जो ई बाय एम के रेशो की वैल्यू थी वो कम था। किसकी? रेशो की वैल्यू। जब रेशियो की वैल्यू कम थी तो इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज है वो क्या होगी? हमारे पास ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो इसका मतलब तभी तो ये रेशियो कम आएगा। तो ये तो सिंपल बेसिक मैथ है कि डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये रेशियो पूरा कम। तो इसका मतलब एम क्या था? ज्यादा था। ये किसके लिए? एम एफ यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एम एफ क्या था? वो ज्यादा था। और जब ई एम बाई रेशियो हमारे पास किसके लिए? फोर स्लो इलेक्ट्रॉन के लिए देखा गया। तो ये जो रेशो आया था, वो ये रेशो हमारे पास, ये रेशो क्या आया? ज़्यादा आया। ये रेशो ज़्यादा आया है तो इसका मतलब ये वाला डिनोमिनेटर क्या हो, सॉरी डिनोमिनेटर क्या होगा? कम होगा, यानी कि एम एस कम होगा। तो उन्होंने इससे ये देखा कि जो मास ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनका वो क्या है? ज़्यादा है। किससे? मास ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ से भी वेरिफिकेशन हो गया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से चलता है, तेज स्पीड से चलता है, तो उसके मास बढ़ जाता है। तो उन्होंने ये यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास, ये स्लाइड भी हो गई, ये स्लाइड, हाँ ये देखिए। एट वॉट स्पीड ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 2.25 टाइम्स इन द रेस्ट मास। इसमें क्वेश्चन को खुद से करना। पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चिंकी खुद से करने लग गई है। चिंकी क्या काम करते हैं? क्वेश्चन को देखते तुरंत पेन उठाते, तुरंत कॉपी लेके बैठते और तुरंत सोल्व करने लग जाते हैं। तो आपको भी चिंकी की तरह बनना है। जल्दी से सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट का टाइम है। मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को 1 मिनट का टाइम है। जल्दी जल्दी लिख दीजिए। तो क्या होगा, मैं भी आपके साथ करता हूँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा मास है वो इसके रेस्ट मास का 2.25 टाइम्स है। उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे पास मास है वो रेस्ट मास का 2.25 टाइम्स है, यानी कि m इज इक्वल टू 2.25 टाइम्स ऑफ एम नोट। तो हमें बताओ कितनी स्पीड पे मूव कर रहा होगा। तो हमें पता है m इज इक्वल टू एम नोट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू डाल देंगे 2.25 एम नोट इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्या काम क्या करो, जो ये v बाई सी स्क्वायर की वैल्यू ना, v की जब वैल्यू पूछा करे तो उसको सी स्क्वायर के टर्म्स में निकाला करो, c के टर्म्स में, तो उससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। यहाँ c की वैल्यू पुट मत किया करो।
यहाँ से हो जाएगा ये एम नोट से एम नोट कैंसिल, तो हमारे पास ये इधर चला जाएगा, ये 2.25 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2.25। तो अब क्या काम करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये 25 से 25 फोर ज़ा एंड 25 नाइन ज़ा, तो हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया हमारे पास 4/9। अब क्या काम कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/81। तो इसको इधर उठा के ले जाएंगे, इसको इधर उठा के लेकर जाएंगे, तो उठाया, वजन ज़्यादा नहीं है, उठा सकते हो दोनों को। ठीक है, उठा लिया मैंने, तो देखो उठा लिया, 1 माइनस 16/81 को उठा लिया। अब उठाने के बाद इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 81 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 40 बचे, नहीं क्या कुछ भी, 81 में से कहाँ पर 16 जाएगा, तो 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गया 6, तो ये बचेगा वहाँ पर 65। क्लियर है, तो यहाँ पर 65/81, यहाँ से वी स्क्वायर आ गया हमारे पास 65/81 इंटू सी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, रूट ऑफ 65 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर रूट 9 और सी का सी। तो इसको और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाया करे तो उसको माइंड मत किया करो, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम यही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मेरे करने से पहले खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन पहले देखो किस कॉन्सेप्ट पर है। उन्होंने बोला है कि ए वेक्टर इन ए मूविंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय 8i कैप प्लस 2j कैप। हाउ फार इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जर्वर इन द सिस्टम एस इफ इट इज मूव्स विद वेलोसिटी इफ दिस अलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास वही दो सिस्टम है, एक फ्रेम एस है, एक दूसरा फ्रेम एस डैश। तो फ्रेम एस डैश में जो वेक्टर जा रहा है उसकी वेक्टर की ये दी हुई है हमें कंपोनेंट 8i कैप प्लस 2j कैप। तो उन्होंने बोला है अगर ये वेक्टर हमारे पास इस तरीके से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे जो वेक्टर है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट गिवन है, ये वाला कंपोनेंट 2 गिवन है, ये वाला कंपोनेंट 8 गिवन है। आई का मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई का मतलब 2 का, जे का मतलब वाई कंपोनेंट। अब उन्होंने बोला कि ये अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसकी हमें बताओ कि वेक्टर क्या क्या दिखेगा उसको, दूसरे जो रेस्ट फ्रेम पर है, यानी रेस्ट फ्रेम पर है और ये अपनी स्पीड से मूव करने लग रहा है, तो उसको कितनी लेंथ दिख रही होगी इसकी, क्या वेक्टर में कुछ चेंज होगा, वो देखते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई भी रोड, अगर मैं एक रोड लूँ लेंथ जिसकी लेंथ कितनी है एल नोट, अगर वो मूव करते हैं वी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लेंथ, तो उसकी क्या हो जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है वो। और किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करता है वो, जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसकी ही डायरेक्शन में वो क्या कर जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से करता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, भूल गए ना, लेकिन मैं नहीं भूला, एल इज इक्वल टू एल नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता था। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा, अब एकदम से एल इज इक्वल टू एल नोट होता था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब सेम यहाँ पर है, जब ये वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी कौन सी चेंज आएगी, क्या वाई में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि वाई के तो पैरेलल मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, खाली एक्स डायरेक्शन में है, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला करेगा, खाली एक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बस यहाँ पर सिंपल यही है, तो यहाँ हम यही लिखेंगे एज वेक्टर is moving along x direction, so there will be no change in its y component। तो इसके y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। x कंपोनेंट में चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि x उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो x न्यू x क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स नोट क्या था हमारे पास 8, 1 माइनस v की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो इसको मैं 2 टाइम्स करके लिख सकता हूँ, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो उसको मैं 2 टाइम्स करके लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे ये कैंसिल, 3 से ये 0.6 टाइम कैंसिल, 3 से ये 0.6 टाइम कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, x इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 0.6 इंटू 0.6 0.36। कोई अब यहाँ पर 3.36 मत लिख देना, 0.6 0.6 से 36 0.36 होगा, तो हो जाएगा 8
स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से 0.36 जाएंगे तो 0.64, और 0.64 का स्क्वायर रूट 5, 5 होता है, 8 होगा, और 0.64 है तो 0.8 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 जा 64, यानी कि 6.4। तो हमारे पास न्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, जो उसको लग रहा होगा। तो एक्स में तो वो इतना कॉन्टैक्ट कर गया, और वाई में क्या आ रहा, वो सेम रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बस हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सेम वही था। देखो सब कुछ वही था, इसमें गलती क्या हो सकती थी, इसमें आज बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। अगर बाई चांस पता भी चल गया कि करना क्या है, तो उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या वाई भी चेंज होगा या खाली एक्स चेंज होगा। तो याद रखना, हमेशा उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसी की डायरेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, हम आज का मेन टॉपिक तो रहेगा हमारे पास आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का डेरिवेशन करने वाले हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। तो आज इसको ही हम देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन के यूजेस क्या हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड फोर्स। तो मोमेंटम और फोर्स में आपस में रिलेशन देखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिविस्टिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, या इसको छोड़ो पहले, अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ हो गया वापस से। तो यहाँ पर हम करेंगे इसे, अब यहाँ पर एज एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम नोट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² बाई c² एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू, मोमेंटम कैसे गिवन होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम नोट वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² बाई c²। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मोमेंटम में रिलेशन हो गया। कब, जब हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो mv हो जाएगा, और m की जगह पर क्या आ जाएगा, एम नोट 1 - v² बाई c²। तो यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v²बाई c²। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन चाचा को क्यों बुलाया गया यहाँ पर, अरे जो गैलीलियो, ये हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूटन चाचा की थोड़ा एडवांस लेवल ही तो पढ़ रहे हैं। बस न्यूटन चाचा ने क्या गलती कर दी थी, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को वहाँ देखा ही नहीं था, उसके हमने उन्होंने डेली लाइफ के लिए देखा था कि हम डेली लाइफ जितनी स्पीड से चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन की थी, वो भी सही थे, बस हम स्पीड ऑफ लाइट्स के लिए देखते हैं। उन्होंने क्या बताया था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यही बताया था। और हमारे पास वहाँ पर d/dt मोमेंटम की वैल्यू क्या आई है अभी हमारे पास, एम नोट वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² बाई c²। तो हमारे पास हमने मोमेंटम का रिलेशन देख लिया और फोर्स का रिलेशन देख लिया। सर इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ अगर मैं आपको बोल दूँ कि मेरे पास वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, तो मेरे, और बताओ मुझे फोर्स, तो बताना है। और ये भी बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि जो v है वो कंपेरेबल टू c है, तो हम क्या लगाएंगे, फोर्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे जिसमें हम v t का फंक्शन होगा, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, अच्छा अभी एक टॉपिक और बच गया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये एज ए न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फोटोन क्या है। फोटोन एक पार्टिकल है, इसकी एनर्जी भी हमें पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ठीक है। और फोटोन किस फॉर्म में चलता है, फोटोन रेडिएशन के फॉर्म में चलता है, ये भी आपको पता होगा। फोटोन नहीं भी पता है तो जान लो कि फोटो रेडिएशन के रूप में चलता है। रेडिएशन यानी कि लाइट, और लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की बराबर चलता है। यानी कि रेडिएशन किस स्पीड से चल रही होती है, फोटोन किस स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इस चीज से। तो बस इतना पता होना चाहिए। तो यहीं पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंटम
या फिर हम इसको ऐसे ना लिखकर हम लिखेंगे सिंपल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, अभी हमने देखा था मोमेंटम क्या कैसे निकालते थे, p इज इक्वल टू एम नॉट वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² बाय सी स्क्वायर, मोमेंटम ये होता था। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उनको क्या बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होता था, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, द मोमेंटम ऑफ, किस किस को याद आ गया कि मोमेंटम क्या होता है क्वांटम थ्योरम के अकॉर्डिंग, मोमेंटम ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय, नहीं याद आया, p इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, अब याद आ गया होगा, p इज इक्वल टू क्या होता है एच बाय लैम्डा, लैम्डा क्या होती है उस रेडिएशन की वेवलेंथ और h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहाँ पर p की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर h बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम नॉट वी 1 - v² बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एम नॉट, क्योंकि हमें रेस्ट मास की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा वी इंटू 1 - v² बाय सी स्क्वायर। एज हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोन के लिए, एज फॉर फोटोन, फोटोन के लिए स्पीड ऑफ क्या होगी, फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी c, यहाँ से एम नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। सर जीरो कैसे आ गया, चिंकी ने पूछा सर जीरो कैसे आ गया, यहाँ पर देखना v की जगह c पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 - c² बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ने सी स्क्वायर को काटा तो बचा 1, 1 में से 1 को काटा तो क्या बच गया अंडा, अंडा यानी जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा जीरो। तो फोटोन, सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, सो द रेस्ट मास, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। क्लियर है यहाँ तक, तो ये तो थे छोटे छोटे टॉपिक। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्या, एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन या फिर इसको बोलते हैं हम आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्वेशन। और वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है एक सेकेंड, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो इजिकल टू क्या होता है हमारे पास एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या था कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो पोस्टुलेट दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये था कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने यही पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसे ही है यहाँ पर, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है। Before the theory of relativity, it was considered that mass and energy are independent of each other। यानी कि न्यूटनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या समझाया जाता था कि मास और एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट जब हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट दिए, वो किसने दिया, आइंस्टीन चाचा ने। आइंस्टीन चाचा ने क्या बताया, आइंस्टीन स्टेटमेंट दैट मास और एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंड नहीं होते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। यानी कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को दी गई, जिसको नाम दिया गया हमने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। क्लियर है, अब देखते हैं इसका हम डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखने के लिए क्या काम करेंगे, हमारे पास एक सपोज करो एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, वो क्या काम कर रहा है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनिशियली कहाँ पर था, वो इनिशियली रेस्ट पर था, याद रखना इनिशियली रेस्ट पर है। फिर उसके बाद क्या करने लगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सपोज करो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल हैविंग मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v, तब देन मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम p, वो क्या होगा हमारे पास m v होगा। अभी हमें पता है m इज इक्वल टू एम नोट होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं लगाएंगे, हम सिंपल p इज इक्वल टू एम वी लगा देंगे। क्लियर है, p इज इक्वल टू क्या होता है एम वी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू
द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है। इससे हमने क्या ड्राइव किया था, एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन वहां पर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या माना था, पहले इसको देखते हैं। एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एम बी। क्लियर है, इसको इसमें बॉक्स में करना है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम बी। इसके बाद देखो हमारे पास आ गया ये, इसको आगे लेके जाते हैं। एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम बी। इन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, इसको मैं लिखूंगा, बस अभी समझो। एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वहाँ भी हमने यही करते हैं एम बी। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, डी बाई एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। एंड डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, ये कौन सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो उसमें क्या होता था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मास चेंज नहीं हो रहा था। तो डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते थे, तो हमारा एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता था, एम इंटू डी बाई डी टी ए। तो ये रिलेशन आता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास क्या है, इंडिपेंड, और मास क्या करता है, डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तो डी एम बाई डी टी जीरो नहीं होगा। बस यहाँ पर ये करेंगे हम, इन क्लासिकल मैकेनिक्स dm by dt is equal to 0, but according to theory of relativity मास डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। अभी हमने देखा था m इज इक्वल टू एम नोट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी डी एम बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ फोर्स लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू वी। कैसे कि हमने फर्स्ट टर्म को क्या माना, कांस्टेंट कर लिया इसको, फिर दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर एक टर्म को कांस्टेंट कर लिया, फिर दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, तो डेरिवेशन सिंपल यहाँ तक आता ही होगा। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके बाद क्या काम करेंगे हम, इसके बाद तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट से पार्टिकल इज एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, पार्टिकल क्या था, इनिशियली रेस्ट पर था। वी डिस्प्लेस इट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल कितना स्मॉल सर, बहुत ही स्मॉल, बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। छोटे से डिस्प्लेसमेंट करते हैं डी एक्स, और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक साथ होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। तो हम क्या निकालेंगे, देन वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है हमारे पास, वर्क डन, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, वो क्या आई थी हमारे पास, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स। डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, देखो dv को मैंने अलग करा और dx बाई डी को एक साथ कर दिया, dx बाई डी टी। ऐसे ही यहाँ पर dm को अलग करा और dx बाई डी को अलग किया। जिसको अभी भी नहीं पता चला dx बाई डी क्या होता है, तो अभी एक थप्पड़ मारो अपने कान पर अभी खींच के। dx बाई डी नहीं पता होगा तो अभी कान पर थप्पड़ मारो एक। dx बाई डी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, तो ये हो जाएगा m dv, और dx बाई डी वेलोसिटी होता है, प्लस यहाँ पर v डी एम और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, यानी कि चेंजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है। v क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी इंटू वी वी स्क्वायर डी एम। ठीक है, नाउ एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हमने वर्क डन कितना निकाला है अभी, कितना निकाला है अभी देख लेते हैं। अभी कितना निकाला है ये, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। सर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, चिंकी का सवाल है। चिंकी पूछे सर ये हम कर क्यों रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। अभी देखते हैं क्यों कर रहे हैं हम, अभी बताते, पहले हम कर लेते हैं कि क्यों किया हमने, अभी पता चल जाएगा लास्ट में आकर खुद ही कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे हम। एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, वी स्क्वायर डी एम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल चेंज है सब कुछ, तो यहाँ भी क्या कर देंगे डी के। तो यहाँ से हमारे पास डी के क्या आ गया, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। इसको लेट से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी तक हमने क्या किया, सिंपल हमने कुछ नहीं किया। अभी हमने मोमेंटम की इक्वेशन करी, मोमेंटम की इक्वेशन के बाद हमने क्या निकाला, फोर्स डाला, फोर्स के बाद वो हमने वर्क निकाला, और वर्क के बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बाद हम क्या काम करने वाले हैं, नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि मास जो होता है वो कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा होता है, और इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करने वाले हैं, इसको देखो मुझे दिख रहा है कि एम एम नोट वी सी आ रहा है, तो यहाँ भी देखना एम वी वी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इससे ये चीज़ बना सकता हूँ, और मैंने इससे ये चीज़ बना दी, तो मैं इन दोनों क्या कर लूँगा, कंपेयर कर लूँगा। कंपेयर करने के बाद वो मेरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, फिर उसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे। तो बस मुझे ये दिख रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कहाँ से, यहाँ से। इसको करने के और भी मेथड थे, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, सबसे इजी मेथड यही है करने का, तो इसलिए इस मेथड से कर रहे हैं हम। तो m का क्या कम करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देते हैं इसका बोथ साइड। स्क्वायर करना तो आता ही होगा, नहीं आता, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे इधर, एम स्क्वायर एम नोट का स्क्वायर, देखो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, एम स्क्वायर, और ये वाला सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है, इसके अंदर कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या काम कर देंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। m क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है, चल अभी तो बताया मास वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा मास का 2m, और c तो स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट ही होती है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर 2m, और m को कराए तो dm माइनस। अच्छा ये बताओ यहाँ वेलोसिटी वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, थोड़ा सोच के बताना। सर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि इसका डेरिवेशन ये हो जाएगा वी स्क्वायर 2m, नहीं गलत है। अभी हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी था, तो हमने p की जगह पर क्या पुट किया था, d बाई डी टी एम वी। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी को क्या ले रहे थे, हम वेरिएबल ले रहे थे, तभी तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था v का। अगर ये नहीं होता, v कांस्टेंट होता, तो हम क्या कर देते, सिंपल v डी एम बाई डी टी कर देते। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये दोनों क्या है, वेरी कर रहे हैं। जब दोनों ही वेरी कर रहे होते हैं तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, पहले को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। और देखो एम नोट कांस्टेंट है, रेस्ट मास तो फिक्स होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा मास 5 किलो है, तो तुम्हारा 5 किलो ही रहेगा रेस्ट मास, तो भले ही मूव करने पर तुम्हारा मास बढ़ जाएगा इतनी स्पीड से, जबकि तुम इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट मास तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये भी कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ही, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे अब आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m सी स्क्वायर डी एम, यहाँ माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये कितना आएगा अभी देख लेते हैं, 2m स्क्वायर वी डी वी, 2m स्क्वायर वी डी वी, और प्लस माइनस माइनस, और क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 2m वी स्क्वायर डी एम, 2m वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 2m कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2m कॉमन निकाल लूंगा, तो अंदर क्या होता है, सी स्क्वायर डी एम माइनस
एम वी डी वी और यहाँ से वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू जीरो। तो 2m इधर जाकर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। इक्वेशन नंबर 3। चिंकी का बिल्कुल कंसंट्रेशन था। चिंकी बोले सर ये तो अभी हमने देखा था। चिंकी ने बोला कि सर अभी जाइए पीछे करिए। मैंने कहा दिखाना कहाँ देखा था। चिंकी बोले सर ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, लगभग सेम है। लगभग क्या, पूरा ही सेम है। देखो एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, और यहाँ पर ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। सो यानी कि इसकी जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिख देंगे फ्रॉम, नहीं कंपेयर करने पर लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी है। हमें क्या चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी से रिलेटेड होती है। और टोटल एनर्जी ई, यानी कि हमें ई की फॉर्म में जाना है। तो ई के लिए हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी देखते हैं। तो ये है पार्शियली काइनेटिक एनर्जी। तो पूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी के इंटीग्रेशन ऑफ सी स्क्वायर डी है। तो इंटीग्रेशन डी के क्या होगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल के मान ली। मास इनिशियली क्या था, एम नोट, और फाइनली क्या हो गया, एम। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ये हमारे पास, डी के का के, लिमिट जीरो टू के, और यहाँ से सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और डी एम का इंटीग्रेशन एम, लिमिट एम नोट टू एम। तो यहाँ से हो जाएगा के माइनस जीरो सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, सी स्क्वायर, अच्छा इसकी यहीं पर साथ के साथ अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। इसको भी याद रखना, ये भी कई बार यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ वी नो दैट, अब हमें क्या पता है, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी यू। यहाँ से के की वैल्यू निकालूं तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस यू। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से देखना, अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 को और 4 को कंपेयर करूँ, चलो पहले इक्वेट कर दें। देखो ये के की वैल्यू यहाँ, तो के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो के की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम 4 एंड 5। हो जाएगा हमारे पास ई माइनस यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। ये बोलूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू क्या हो गई 2। क्योंकि हमने क्या काम किया, दोनों कंपोनेंट को क्या किया, इक्वेट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कंपेयर किया। तो यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, e की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि E की वैल्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आती है, एंड U की वैल्यू एम नोट सी स्क्वायर आती है। वेयर E क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी, और U क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। यानी कि जब वो रेस्ट पर है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, एम नोट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी। सो यहाँ से क्या हो गई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नोन एज आइंस्टाइन, आइंस्टीन, नाम भी सही से नहीं लिया जा रहा, आइंस्टीन मास और मास एनर्जी रिलेशन। एनर्जी मास आता है, ये एनर्जी मास रिलेशन।
क्लियर है एकदम। ये डेरिवेशन पूरा एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते। हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने फोर्स लिखा। फोर्स लिखने के बाद फिर हमने क्या निकाला था, हमने उसका वर्क निकाला। फोर्स से पहले हमने मोमेंटम लिखा था, मोमेंटम के बाद हमने फोर्स निकाला, फोर्स के बाद हमने वर्क निकाला। फिर उस वर्क को हमने क्या काम किया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट किया। उस काइनेटिक एनर्जी को हमने मास वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। मास वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया। वो क्या आया था हमारे पास, C²m-m0। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी से हमने टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में लग के E-U लिखा और कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। सिंपल मेथड है, बस ये 4-5 मेथड है, इनको प्रोसीजर को याद रखना है और ये डेरिवेशन होता चला जाएगा। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। सर वेरिफिकेशन जरूरी है, हाँ जरूरी है वेरिफिकेशन करना भी। सर वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, चिक्की बोल रही है ऐसा। कोई नहीं, बस थोड़ा सा और बचा है, उसे और कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेज कहाँ गए मेरे, हाँ ये आ गए। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। सबसे पहले हमारे पास इसमें पूछ लिया जाता है व्हाट इज पेयर एनिलेशन या एनिलेशन ऑफ मैटर। एनिलेशन का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज में जुड़कर कुछ बनना। तो क्या होता है, आपने देखा भी होगा, व्हेन ए पार्टिकल कोलाइड्स इट्स एंटी पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल होता है उसका एक दूसरा एंटी पार्टिकल होता है। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है। देयर इज म्यूचुअल एनिलेशन, उन दोनों में आपस में कुछ रिएक्शंस होती हैं। देन टोटल मास इज कन्वर्टेड इनटू रेडिएशन एनर्जी, यानी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक कुछ ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये आपस में टकराएंगे तो कुछ एनर्जी निकल जाती है। और ये एनर्जी कौन सी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है। जब इस एनर्जी को कैलकुलेट किया गया तो ये किसके बराबर आई, दोनों के मास और C² के बराबर आई थी। तो यहाँ से भी क्या होता है, हमारे पास EmC² का फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोजर टुगेदर दे एनिलेट ईच अदर एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ गामा रे फोटोन्स, यानी फोटोन्स की सेम निकलते हैं, यानी कि E प्लस E माइनस जो निकलता है वो 2 गामा के फॉर्म में निकल जाता है। और ये जो एनर्जी आती है 2 गामा, वो किसके बराबर होती है, हमारे पास MC² के बराबर होती है, जब कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया। तो यहाँ से क्या हो गया, पेयर एनिलेशन क्या हो गया, इसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अब इसी में देखा गया सेकंड क्या देखा गया हमारे पास, यहाँ से पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मास। अभी हमने क्या देखा था, दो चीज जुड़कर एनर्जी बना रहे थे, तो ये क्या था, मास का एनर्जी में कन्वर्ट। अब इनसे क्या देखेंगे, एनर्जी का मास में। तो व्हेन रेडिएट एनर्जी कम्स नियर ए चार्ज न्यूक्लियस, एक जब किसी न्यूक्लियस पर हम किसी भी एनर्जी को डालते हैं तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं, इसका उल्टा हो जाता है पूरा। तो जो जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मास में। एग्जाम्पल, जब हम क्या काम करते हैं, एक फोटोन को लेते हैं, फोटोन ऑफ एनर्जी जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ही हाई एनर्जी है। मेगा का मतलब 10⁶ कमिंग नियर द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस से क्या टकराई, एनर्जी टकराई। अंडर द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट्स अप ए पेयर ऑफ पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल में टूट जाते हैं। एक पार्टिकल कौन सा होता है, उसमें एक पार्टिकल, दूसरा एंटी पार्टिकल। ऐसे मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। और ये जो हमारे पास एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती थी, ये जो एनर्जी आएगी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के मासिस के और इंटू C² के बराबर होगी। तो गामा जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन के बराबर होगी। बस सिंपली पूछ लिया जाए तो ये लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। एक छोटा सा हो रहा है थर्ड, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट देखा होगा तुमने न्यूक्लिक रिएक्शन में, कि क्या होता है जब हमारे पास कोई भी न्यूक्लिक रिएक्शन होती है तो जब वो प्रोटॉन से किसी भी चीज में चेंज हो रही होती है तो उसमें कुछ मास में डिफेक्ट हो जाता है। तो मास डिफेक्ट भी किसके बराबर आता है, हमारे पास डेल्टा MC² के बराबर आता है। तो ये तुमने 12th क्लासेस में भी पढ़ा होगा, न्यूक्लिक रिएक्शन में लास्ट चैप्टर जो होता था हमारे पास 14 चैप्टर था शायद, एटम एंड न्यूक्लियस। तो उसमें हम देखते हैं कि इक्वल टू डेल्टा MC² कैसे कैसे आता है। बस यहाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट क्यों होता है, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि जितनी भी एनर्जी होती है वो जो हमारे पास मास में जो कमी आती है वो किसकी वजह से आती है, वो जो मास में कमी आई वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हीट निकलती है बहुत सारी। और वो हीट कहाँ से निकलती है, वो इस मास की कमी के अकॉर्डिंग ही निकलती है। क्लियर है। तो व्हेन न्यूक्लियस आर कन्वर्टेड इनटू व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियस देन द मास ऑफ फॉर्म न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब यहाँ से आकर मिलते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस बनता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो न्यूक्लियस बन जाता है। तो जब इनका मास, सपोज करो एक प्रोटॉन
प्लस एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बनके क्या बनाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन 1s2 वाला, जिसका हमारे पास ये क्या है मास कितना है 2 है। तो इसमें कितना है एटॉमिक प्रोटॉन कितने हैं 1 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 1 है। तो इसमें क्या हुआ जब ये न्यूक्लियस बना और प्लस ये था हमारे पास, तो इसका मास और जो हमारे पास न्यूक्लियस बना है उसका मास, उन दोनों के मास में क्या देखा गया कि कुछ कमी हुई। और वो कमी कैसे देखी गई कि क्या रिएक्शन हुई तो कुछ एनर्जी भी निकली। जो वो एनर्जी निकली थी वो इस मास डिफेक्ट के इंटू सी स्क्वायर के बराबर थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से भी क्या होता है कि मास प्रूफ होता है कि मास को एनर्जी में या फिर एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपल है। तो ये दोनों ही थोड़े इंपॉर्टेंट थे। तीसरा एक सोमरफील्ड भी थे, सोमरफील्ड ने भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत कि सोमरफील्ड एक्सप्लेन द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन द बेसिस ऑफ रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास। उन्होंने अपनी स्ट्रक्चर जो होती है स्पेक्ट्रल लाइंस वाली यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, वो ही बताया था उन्होंने। उसके अकॉर्डिंग हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस पता होना चाहिए द एग्रीमेंट ऑफ हिज थ्योरी विद एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अनदर वेरिफिकेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया ये। अब बताना है कि आज से हो गया इतना, अब चलते हैं आगे पढ़ना है या नहीं, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं इससे पहले, करने से पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो देखते हैं पहले, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज एग्जैक्टली थ्राइस ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी क्या होती थी हमारे पास, रेस्ट एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर होती थी, यानी कि हम यू जो होता था वो रेस्ट एनर्जी थी। जो इसकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो क्या होती है हमारे पास एनर्जी ई, वो गिवन है कि जो रेस्ट एनर्जी है उसका थ्राइस है, ई इज इक्वल टू 3m0 c²। तो हमें बताने व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ क्या होगी। तो एज ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास mc²। ठीक है, ई की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम 3m0 c², और m क्या होता है हमारे पास m0 1 माइनस v² बाय c² इंटू c²। तो c² से c² कैंसिल, m0 से m0 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस v² बाई c² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/3। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस c² बाई c² 1/9। तो यहाँ से 1 माइनस 1/9, इसको उठाकर इधर लिया है, इसको उठाकर इधर लिया है, तो हो जाएगा 9 में से 8 गया 9, तो v² बाई c² इज इक्वल टू 8/9। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √8, अभी रूट नहीं स्क्वायर है तो 8/9 c²। तो यहाँ से v इज इक्वल टू √8 9 का 3 c। तो इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। इसको सोल्व भी कर सकते हो, इसका सोल्व करके आंसर बताऊँ तो एक सेकंड। जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, वो आएगा 2.828 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड में। यानी कि यहाँ जो तुम सोल्व करके वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन मैंने आंसर किस में दिया सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मैच कर लेना। मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 10⁸ आएगा बस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला टॉपिक। अभी में 2 टॉपिक और बच गए, इसमें थोड़े लेंथी से हैं। एक तो ये बचा हमारे पास रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और दूसरा बचा है हमारे पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये पहला वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा लेंथी है, तो इसको बताने के बाद इसको और जो आगे वाला टॉपिक इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये काम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको हम, क्योंकि आज लेक्चर भी थोड़ा लेंथी हो गया है और आज कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ज़्यादा था। तो अभी तक आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये चैप्टर बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना जितना भी अब तक अपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम शायद नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और एक क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए चैनल को जैसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। और अगर कुछ भी कमी है या कुछ भी डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे तो चिंकी है ही आपके डाउट बताने के लिए, फिर भी आपके डाउट चिंकी से थोड़े अलग रह जाते हैं तो भी बताइएगा।
चिंकी बोल रही है कि सर आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, मैं एक बार रिवाइज कर लूँगी। उसका भी मानना ये है, तो आपको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक को आप मत करिएगा, मेरे से हो जाते कोई बात नहीं, आप उसको सही कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उसको खुद से कोशिश किया करो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि गलत ना हो, पर क्या करें, थोड़ी बहुत गलत हो ही जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय।